हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो में आप लोग के लिए इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इस पर सीरीज आप लोग की चल रही है। इससे पहले भी काफी क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ, काफी इंपॉर्टेंट भी हैं उसमें से। अच्छे से आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, उनको रिविजन कर लिया होगा। आज वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 1991 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में वो क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बच्चे वो देखते बहुत है, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम बच्चों ने किया हुआ है। एक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What were the reasons for introducing the economic reforms in 1991? 1991 में आर्थिक सुधार लागू करने के क्या कारण थे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, यानी कि जो भी सुधार इम्प्रूवमेंट लाया गया था, जो अभी तक चल रही थी औद्योगिक नीतियां, उनमें तो उसके क्या रीजन रहे थे। द गोल फॉर द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीज इन फिस्कल डिफिशिट, ऑल ऑफ द अबव। कि खाड़ी युद्ध की वजह से, भुगतान का नकारात्मक संतुलन की वजह से, राजकोषीय घाटे में वृद्धि की वजह से, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर 1991 से पहले जो भारत में, क्योंकि काफी टाइम से कोशिश की जा रही थी, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को 5 ईयर प्लान जो पढ़ाए थे, तो वहाँ पर बताया भी था कि जो दूसरा आया था, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, वहाँ पर औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए काफी काम किए गए थे, लेकिन उतनी तेजी से बढ़ नहीं पा रहा था। बहुत सी जो बैरियर्स थी, तो उन सबको खत्म करने के लिए और नई तरह से, एक तरह से फिर से सुदृढ़ करने के लिए, उस चीज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये नई पॉलिसी लाई गई थी। तो ये तीनों ही रीजंस थे उस टाइम पर। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें बहुत सी चीजें आई थी जो अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एलपीजी की पढ़ाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो भी इसी में किया गया था। लाइसेंसिंग नीतियां जो थी, वो भी इसमें बहुत सी चीजों पर से लाइसेंस हटा लिया गया था। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बिफोर द डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991? 1991 में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन से पहले कितने उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। 20, 17, 24, 19। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि 1991 के बाद, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1991 से पहले कितने ऐसे उद्योग थे जो कि पब्लिक सेक्टर में आते थे। तो यहाँ पर कितने उद्योग थे, वो 17 थे, 17 उद्योग थे जो आ रहे थे पब्लिक सेक्टर में। जब ये नीति लागू हुई तो उसके बाद बहुत कम उद्योग रह गए जो कि पब्लिक सेक्टर में थे। बाकी सबको क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, जिससे कि वो भी इसमें आगे आ सकें। और अपने सबसे मेन पॉइंट ये रहता है, जब प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज जाती है तो वहाँ पर अपने आप प्रॉफिट कमाने की लालसा बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का तो एम ये रहता है कि सार्वजनिक, एक तरह से कहिए पब्लिक का वेलफेयर करना होता है, सबके लिए होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जब जाता है तो वहाँ पर वैसे तो ये है कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, सोशल वेल्थ को बढ़ाते हुए प्रॉफिट को अर्न करना है, लेकिन प्रॉफिट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि अब 1991 में जब नीति लागू हो जाने के बाद अब कितने इतने इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दी गई है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पॉलिसी दैट हेल्प्स इंटीग्रेट अ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। डैश वह नीति है जो घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने में मदद करती है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी, ये जो पॉलिसीज दे रखी हैं, ये इसमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को, यानी कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह मान लिया जाता है, बीच में कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रह जाती हैं। तो वहाँ पर से बहुत से बैरियर हटा लिए जाते हैं, आपसे समझौते होते हैं, बहुत से जो कस्टम ड्यूटी लगती है, या जो सीमा, एक सीमा से दूसरी सीमा में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत से अलग अलग नियम होते हैं। हमारे देश के कुछ रेगुलेशंस हैं, दूसरे देश के कुछ रेगुलेशंस हैं, तो सब में कमी कर दी जाती है, थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सी पॉलिसी थी, वो हो जाती है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहलाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डैश आफ्टर द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डीरेगुलेटेड इन 1991।
1991 में औद्योगिक क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किए जाने के बाद लघु उद्योगों के कई उत्पाद डैश थे। अक्षर से बाहर आरक्षित ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। रिजर्व रिजर्व बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 1991 की पॉलिसी थी औद्योगिक क्षेत्र की, उसको आने के बाद बहुत से ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, यानी कि लघु उद्योग थे, उसके कई उत्पाद जो थे वो नियंत्रण से क्या कर दिए गए थे, रिजर्व रिजर्व बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो क्या कर दिए गए थे, बहुत से ऐसे उद्योग थे जो कि नियंत्रण से बाहर कर दिए गए थे, यानी कि इसमें से हटा दिए गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिरिजर्व कर दिए गए थे। यानी कि अब आरक्षण से बाहर करने का मतलब ये है कि अब आसानी से कोई भी फ्रीडम से उनके में कार्य कर सकता था, उन उद्योगों को, उन इंडस्ट्रीज को लगा सकता था, जैसे कि लघु एवं कुटीर उद्योग है, बहुत से इसमें आते हैं। जैसे वीडियोज मैंने आप लोग को पढ़ाया भी हुआ है उसके बारे में, सेरिकल्चर है या फिर जो मुर्गी पालन होता है या ग्रामोद्योग है, इस तरह से ये उद्योग आते हैं इसमें। यह हस्तशिल्प उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, To solve the balance of payment crisis in 1991, the Indian rupee was dash against foreign currencies. 1991 में भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए भारतीय रुपया विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डैश था, सराहनीय मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन या फिर अवमूल्यन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड क्राइसिस हुए थे, तो उसके ध्यान में रखते हुए या उसको सॉल्व करने के लिए भारत का रुपया जो था, इंडियन रुपीज जो था, वो फॉरेन करेंसीज की तुलना में कैसा था, अप्रिशिएटेड, डिप्रिशिएटेड, रिवैल्यूड या फिर डिवैल्यूड। तो यहाँ पर किस तरह का था, तो वो हो जाएगा डिवैल्यूड, अवमूल्यन, यानी कि फॉरेन करेंसीज जो थी उसका रेट ज्यादा था और भारत के रुपये का, इंडियन करेंसी का रेट कम था। अभी अगर हम बात अभी करें, करंट में ही करें, तो जैसे कि डॉलर की अगर बात कर रहे हैं, तो इस टाइम तो $1 है, $1 का मूल्य 83 समथिंग है, एग्जैक्टली नहीं 83 पॉइंट समथिंग है। तो क्या है, बहुत ज्यादा है, और रुपया क्या है उस तुलना में, उस कंपैरिजन में काफी कम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ ए कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा है? विदेशी मुद्रा बाजार, बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, स्टॉक एक्सचेंज बाजार, ये सभी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी संस्थाएं हैं जो कि किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा होती हैं, फाइनेंशियल सेक्टर का एक हिस्सा होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर का हिस्सा होती है, तो तीनों ही होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होती है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी है, तीनों ही हो जाएंगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज अबॉलिश्ड फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट डैश ड्यूरिंग द 1991 रिफॉर्म्स। 1991 के सुधारों के दौरान डैश को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, शराब, ये सभी, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, लिक्वर, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1991 के टाइम में जब ये पॉलिसी नहीं आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उस टाइम पर जैसे कि बताया था मैंने कि बहुत से ऐसे उद्योग थे जिन पर से लाइसेंस हटा लिया गया था कि उनको चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कुछ उद्योग थे, कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी की दृष्टि से, या फिर कहें लोगों की हेल्थ की पर्पज से, तो उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी था, जिससे कि ये पता रहे या ये संज्ञान में रहे कि कितने लोग इस काम को कर रहे हैं, किस तरह का किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी कैसी है, इन सबको मेंटेन रखने के लिए जरूरी था कि उन पर लाइसेंस को लागू रखा जाए। तो यहाँ पर कौन सी है, इसमें से जो आपके दे रखे हैं, इसमें से जो लिक्वर है उस पर आज भी लाइसेंस लेना जरूरी होता है, बिना लाइसेंस के वो नहीं चलाया जा सकता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The process of transferring the ownership, management and control of a public sector partially entirely to the private sector is known as dash। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को आंशिक रूप से पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो या फिर पब्लिक सेक्टर के ओनरशिप में, मैनेजमेंट में या कंट्रोल में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी क्षेत्र सेक्टर्स हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं पूरी तरह से या फिर पार्शली या फिर इंटायरली। तो
उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, उसे कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी इन 1991 फॉलोड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था? राजकोषीय नीति सुधार, भूमंडलीकरण, मौद्रिक नीति सुधार, इनमें से कोई नहीं। फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में 1991 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये नीति अपनाई थी जो एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 थी, तो उसमें जो लिबरलाइजेशन किया गया था या फिर जो प्राइवेटाइजेशन किया गया था उसका क्या रिजल्ट निकला था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण बढ़ा था, क्योंकि जब जो भी इंटरनेशनल हम जो ट्रेड कर रहे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो भी अभी मैंने बताया आपको कि ऐसे ज्योग्राफी बाउंड्रीज जो होती हैं, जब हम दूसरे देशों के साथ अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर बहुत से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उनमें क्या किया गया था, उसमें गवर्नमेंट लिबरल हुई थी जिससे कि आसानी से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आगे आए और इस क्षेत्र में इस सेक्टर में काम करें। तो बहुत से यूनिट्स बनाए गए थे, जैसे कि स्टेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। तो वहाँ पर जितनी भी चीजें बनाई जाएंगी या जितने भी प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे, तो उसको अगर बाहर जा रहा है तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी कम लगेगी, या फिर वहाँ पर उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, या कंट्री के अंदर ही वहाँ पर टैक्स में उसको जो है छूट दी जाएगी। तो बहुत से इस तरह के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेकर आई थी जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरफ आए और जो है विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो था वो बढ़ाया गया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? आउटसोर्सिंग, निजीकरण, उदारीकरण, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कंट्री में जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया में जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो उसका आउटकम क्या निकला, परिणाम क्या हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उसका आउटकम जो था आउटसोर्सिंग, बहुत इजी हो गया विदेशों से बाहर से चीजों को लाना, आउटसोर्सिंग करना। और वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, सिर्फ एक चीज नहीं होती कि आप जो है कोई प्रोडक्ट ही लेकर के आ रहे हैं। आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आउटसोर्स की जा रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी हम इंडिया में नहीं बना पाते हैं, तो उसको हम विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से आउटसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर मेड इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी। किसी देश की अर्थव्यवस्था के निजीकरण के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए जाते हैं? यह सार्वजनिक क्षेत्र की बीमारी इकाइयों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है, यह व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल बनाता है, यह उपभोक्ता की संप्रभुता की रक्षा करने में मदद करता है, या फिर ये सभी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, जो निजीकरण किया गया है, पहले तो कम था, अब तो ज्यादातर चीजें जो है गवर्नमेंट ने सेल कर ही दी हैं, तो सब कुछ प्राइवेट में चला गया है ज्यादातर चीजें। कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जो अब रह गए हैं पब्लिक सेक्टर में, बाकी ज्यादातर प्राइवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जब किया जा रहा है बहुत ज्यादा, तो उसके पक्ष में क्या आर्गुमेंट दिया जाता है कि हाँ वो करना सही है। इट हेल्प्स टू रिवाइव सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इट क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ए कंज्यूमर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या उसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन को सही माना जाता है कि हाँ ये सही है। तो इसमें जो ऑप्शंस में दे रखा है आपके, तो तीनों ही सही हैं कि जो बहुत से ऐसे यूनिट हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में हैं लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर सिक हैं, तो उनको अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपटीशन भी होता है, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की जो उनकी भावना होती है, तो ये सारी चीजों की वजह से वो उसमें ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, तो वो सुधर जाती हैं या वो प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। दूसरा जो कह रहा है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं, और तीसरा जो पॉइंट है कि कंज्यूमर के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूमर पर बेस्ड होता है कि कंज्यूमर को आज के टाइम में मार्केट का किंग माना जाता है, राजा माना जाता है। तो जैसा कंज्यूमर को चाहिए है, जिस तरह के प्रोडक्ट चाहिए है, तो वो वैसे ही कंपनीज बनाती हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही सही हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Which of the following industries were reserved exclusively for the public sector after the economic reforms of 1991? 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? रेलवे, मेट्रो परिवहन, संचार, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1991 में जो सुधार किए गए थे उसमें कौन सा ऐसा सेक्टर था जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया था, रिजर्व रखा गया था कि वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेगा? रेलवेज, मेट्रो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो था आपका रेलवे। रेलवे जो था उसको रखा गया था। यहाँ पर बात जो हो रही है वो इसकी हो रही है, बात यहाँ पर 1991 की हो रही है। करंट में क्या सिचुएशन है वो अलग है। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिएगा। 1991 में जो औद्योगिक नीति आई थी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसको ही ध्यान में रख करके आपको आंसर को सॉल्व करना है। अभी क्या है, हो सकता है उस टाइम पर जो पब्लिक सेक्टर में था वो अब प्राइवेट सेक्टर में जा चुका हो, लेकिन अभी की बात नहीं हो रही है, तब की ही बात की जा रही है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 1991 में क्या सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा आपका। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991? 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत में इनमें से कौन सा वित्तीय क्षेत्र सुधार पेश किया गया था? एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार एमआरटी के अधिनियम में बदलाव, पूंजीगत वस्तुओं की आयात की स्वतंत्रता, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर और वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर में कमी, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 1991 की नीति थी उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में जो आपका वित्तीय क्षेत्र है वहां पर कौन से नए ऐसे जो सुधार थे उनको रखा गया था या कहा गया था कि इन पर में सुधार किया जाना चाहिए? चेंज इन द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एमआरटीपी एक्ट, फ्रीडम फॉर इंपोर्टिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर किसके बारे में कहा गया था? तो वो था आप लोगों का जो ऑप्शन सी दे रखा है, रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी होता क्या है, तो एसएलआर जो होता है, जो भी बैंक होते हैं, जितने भी बैंक है उन सबको जो रिजर्व बैंक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसके पास एक मिनिमम अमाउंट होता है, उसके एक परसेंटेज तक वहां पर रखना पड़ता है अपना जो भी उनके पास जमाएं हैं, जो भी उनके पास चीजें हैं, बैंकों के पास राशियां हैं, वो सारी उसमें से कुछ परसेंटेज जो होता है वो एसएलआर स्टेटरी रिजर्व लिक्विडिटी रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। और जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो भी उनके पास नकद है, कैश है, गवर्नमेंट जो बैंक है उनके पास, उनको अपने पास कैश के तौर पर रखना पड़ता है। यानी कि सब जो है वो नहीं दे सकते लोन के तौर पर, क्योंकि बैंक क्या करता है, आपसे छोटी छोटी जमाओं को लेता है, छोटी छोटी आपकी सेविंग्स को लेता है, और उसे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको लोन के तौर पर देता है, आपको इंटरेस्ट देता है, और उससे ज्यादा इंटरेस्ट वो लेता है किससे? जो बड़े बिजनेसमैन है लोन पर, उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक का वही बीच में प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि सब वो लोन पे नहीं दे सकते, सब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको अपने पास एक निश्चित तक कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा। तो यही दिया गया था सुधार का जो फाइनेंशियल सेक्टर में था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इनको ही घटाकर या बढ़ाकर इन रेशियोज को ही जो रिजर्व बैंक होता है वो कंट्रोल रखता है। मार्केट में जो मनी है, मुद्रा की मात्रा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में कितनी होगी, वो इन रेशियोज पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बढ़ा देगा रिजर्व बैंक तो क्या रहेगा, रेशियो को बढ़ा देगा तो मार्केट में मुद्रा की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, और घटा देगा तो मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बैंक उतना ही ज्यादा लोन दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। कॉमर्स को अगर अच्छे से समझिए तो जितने भी सब्जेक्ट आप कॉमर्स में पढ़ेंगे सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991? 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधार होने पर भारत के वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1991 में जब ये नीति आई थी उस टाइम जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आपको ये पता होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इस टाइम पर थे जब 1991 में ये नई नीति आई थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक सुधारों का हिस्सा नहीं थी?
केंद्रीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कौन सी नहीं थी, क्वेश्चन ये कह रहा है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि इसको मैं कई बार आप लोग को समझा चुकी हूँ। इन तीनों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि वहाँ पर एक हिंट छोटी सी दे देते हैं आप लोगों को, चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की बात नहीं कही गई थी, डिसेंट्रलाइज करने की बात करी गई थी। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को रखा गया था, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में दी गई थी, जिससे कि क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को फैलाया जा सके। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। अब आई होप समझ में आ ही गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो हेल्पफुल भी रही होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।